मेरठ में कल अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया। यह बीजेपी के नेताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। बालियान ने इस जाट संसद के मंच से यह कहा कि वह चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बने और मेरठ इसकी राजधानी। बालियान का ये जो बयान है ये लोकसभा 2024 के चुनाव की आहट होते ही सामने आया है और इसके बहुत सारे मायने हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी हैं। आप ये बताइए कि केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, इसके बावजूद भी ये बात कहने की क्या है? ये तो उधर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बताने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या चलता रहता है, क्या उसके नेता बोलते हैं, इसको जनता को इसके लिए इसको जो है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में उनकी दोबारा सरकार बन गई, केंद्र में पिछले 9 साल से सरकार चल रही है, तब ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के भी सांसद हैं, संजीव बालियान जी मंत्री हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछना चाहते हैं। हम मेरठ में रहते हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कई बार हाई कोर्ट बेंच की चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोगों की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच कब बनवाएंगे, पहले तो ये बता दें। हमारे लोग एक हज़ार किलोमीटर दूर से चलकर इतनी दूर जाकर न्याय के लिए हम लोग परेशान होना पड़ता है, तो क्या सबसे पहले हाईकोर्ट की बेंच नहीं होनी चाहिए? वैसे हमारे वकील साथी चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी कोने के हों, सब एक हैं। ऐसे ही हम लोग भी अगर ये देखें कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से तो हम सब लोग एक दल, एक पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन चूंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के लोगों की परेशानी दिक्कत है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये क्लियर करना चाहिए कि हाई कोर्ट की बेंच वो कब तक बनवाएंगे। उसके बाद अगर वेस्ट यूपी की वो बात करते हैं तो इसमें भी उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। जब चाहें जब प्रस्ताव ले आएँ और कर दें। आपको नहीं लगता कि अगर राज्य बन जाएगा तो फिर हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है ये अपने आप पूरी हो जाएगी? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने तो वो बात बोल दी, मुझे नहीं पता किस आशय में उन्होंने वो बात बोली, किस वजह से उन्होंने वो बात बोली, लेकिन मुझे ये प्रतीत होता है शायद उनकी व्यक्तिगत ये इच्छा हो, लेकिन पार्टी के फोरम पर, क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, केंद्र के दोबारा मंत्री हैं, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि क्या नाम सब लोगों ने वो बात सुनी होगी। चर्चा का विषय भी है, लेकिन उस चर्चा को कैसे हम सच्चाई में बदलें, कैसे उनके बयान को सच्चाई में तब्दील हो, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जवाब दें। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश एक जटिल राज्य है। यहाँ पर बहुत बड़ी सीटें लेकर आना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने करके भी दिखाया। क्या इस बार जो राह है वो आसान नहीं है? शायद इस वजह से इस तरह के बयान, और शायद हो ना हो कहीं ये सब पार्टी में भी अंदर चल रहा हो कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह का लेके आएँ। देखिए, जनता में इस समय विरोध है। मैं अभी आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का अवसर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती का अवसर है, और ऐसे मौके पर किसान यूनियन के साथी अभी विजय घाट पर इकट्ठा हुए थे। मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। मैं भी समाधि स्थलों पर गया और मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। बहुत सारे लोगों ने की है पुष्पांजलि अर्पित, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। लेकिन जब वो पुष्प अर्पित कर रहे थे, ख़ास तौर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर या लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पर, तो क्या उन्होंने नारा नहीं पढ़ा हो, जय जवान जय किसान? अगर वो नारा उन्होंने देखा होगा तो हमें वो ये बताएं, किसानों के लिए या नौजवानों के लिए, जवानों के लिए क्या कर रहे हैं वो? क्या जवानों की भर्ती 4 साल की अग्निवीर नहीं कर दी उन्होंने? क्या उससे किसानों के बच्चों का नुकसान नहीं है, जवानों का नुकसान नहीं है, आने वाले समय देश का नुकसान नहीं है? किसानों की एमएसपी पर रोज़ वार्ता करते हैं, क्या किया उन्होंने आज तक? क्या लागू हो पाई? नहीं कर पाए अभी तक। और किसान किस तरीके से 13 महीने तक आंदोलन करते रहे लगातार, और लगातार उनका आंदोलन चलता रहा। 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई, और 3 काले कानून तब वापस हो पाए जब किसानों ने 700 लोगों ने शहादत दे दी और 13 महीने तक किसान बैठे रहे।
तो ऐसे में उनका कुछ कही गई बात पे जनता को भरोसा नहीं रहा है। और सबसे बड़ा विषय, कल अगर आपने देखा होगा, दिल्ली के सारे रास्ते भरे हुए थे, ट्रेनें फुल थी। आपके चैनल पे भी इस पर चर्चा हुई, बात हुई। और मैं कहता हूँ ये बात कि ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बारे में ये क्या बोलेंगे, जहाँ पर इनकी सरकारें नहीं हैं, लगभग सब स्टेट जारी करते जा रहे हैं। हिमाचल में हो गई, राजस्थान में हो गई, आपके झारखंड में हो गई, और भी जगह होने जा रही है। लेकिन जो लाखों लाख की संख्या में वहाँ पर पहुँचे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए और इस सरकार को चेताने का काम किया, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ निश्चित रूप से वोट भी डालेंगे, आपकी सरकार को हटाने का मन काम। है बीजेपी का कि कहीं उत्तर प्रदेश के 2-3 टुकड़े हो जाएं, उसके बाद लोकसभा में सीटें आसानी से। देखिए, मेरा ये कहना है कि उनके मन की, आप देखते होंगे वो चीज़ें जो लेकर आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके यहाँ सलाह मशवरा नहीं होता। वहाँ विधायक सांसदों के बेचारे कोई हैसियत नहीं है, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री स्तर के लोगों को कोई हैसियत नहीं है। तो जो कुछ करते हैं वो 2-3 लोग करते हैं। ऐसे समय पर हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो विषय हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, ओल्ड पेंशन स्कीम का, अरे सबसे पहले अगर कुछ करना है तो देश में अगर किसी को आपको न्याय देना है, किसी को संख्या के हिसाब से, जो लोकतंत्र में इस तरह के मानक हैं कि आप संख्या के हिसाब के किसी की मदद करोगे, तो अभी जातीय आंकड़ा आया है बिहार का, सार्वजनिक किया है, और उसमें लगभग अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों की संख्या 63% है। और उन्होंने पूरा का पूरा पारदर्शी तरीके से बाकायदा गजेटियर आपका निकाल दिया, तय कर दिया कि कौन कौन किस किस की संख्या कितनी है। और जब संख्या के आधार पर किसी को हक और हुकूक मिलने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ पहुँचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा ये है कि लोगों को जाति और मजहब में बांट कर रखो, उनके मुद्दे, उनके विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, खेती किसानी और ऐसे विषयों से लोगों का ध्यान भटका दो। और ऐसे विषयों से ध्यान भटकाकर आप जो लोगों की तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर आओ जिससे जाति धर्म मजहब में लोग बटे रहें। आप ये अभी कहा कि संजीव बालियान का ये निजी मत हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाए, तो उसकी वजह क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बदला है, चाहे वो सरधना विधानसभा का हो, चाहे बुढ़ाना का हो, चाहे खतौली का हो, डरे हुए हैं संजीव बालियान? देखिए, मैं इस बात के लिए नहीं कहना चाहता कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और मैं व्यक्तिगत कोई बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तो उन्होंने अगर कोई बात कही है तो उस बात पर सबसे पहले अगर अमल किसी चीज़ पर होना चाहिए। जैसे पहले भी अखबारों में पढ़ते रहे कि संजीव बालियान जी हाई कोर्ट बेंच की पैरवी करते रहे। हम लोगों का मत भी यही है। अगर सदन में मैंने क्वेश्चन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने उसको ये कहकर कि ये केंद्रीय जुडिशरी का है, केंद्रीय उसमें आता है चीज़ें, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब मुझे कभी भी बोलने का मौका मिलेगा तो मैं इन विषयों पर बोलूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल उठाऊँगा। अच्छा, आपकी इच्छा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने? देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच में राज्य को इकट्ठा रखने का है, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे तो मैं वेस्ट यूपी का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले किसी चीज़ पर, किसी विषय पर अगर कुछ चीज़ चाहता हूँ तो ये कहते हैं सस्ता न्याय। सस्ता न्याय कैसे मिलेगा? अगर हाईकोर्ट बेंच ना हो तो सबसे पहले अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ मिलना चाहिए तो हाईकोर्ट की बेंच मिलनी चाहिए। यहाँ के लोग आसानी से इंसाफ पा सकें, और परेशान दिक्कत वाले लोग जो बेचारे कम पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास नहीं है संसाधन, वो आसानी से यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच अगर मेरिट में आ जाएगी, सबसे बड़ा विषय ये रहेगा। जहाँ तक वेस्ट यूपी के बनने की बात है, तो मेरा अपना मत ये है कि हम सब लोगों को देख लेना चाहिए कि किस तरीके से स्टेट का विकास हो सकता है, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का हमेशा मानना और कहना ये रहा है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हालांकि जहाँ गरीबी होगी, परेशानी, दिक्कत होगी, तो हमारा देश एक है, सब लोगों तक, उन तक भी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। लेकिन कई बार हमारे वेस्ट यूपी के लोग ये कहते हैं बात कि हमारा प्रदेश उपजाऊ है, यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पर खेती किसानी अच्छी होती है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ का पैसा दूसरी जगह लगा दिया जाता है। लेकिन अगर हम सोचें, इस बात को देखें, तो अगर व्यक्तिगत रूप से आप जानेंगे तो हम लोग इसको सदन में रखने की कोशिश करेंगे और बात अपनी कहेंगे। आप चाहेंगे कि जो राज्य है वो अलग हो, उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आध सिटी स्मार्ट भी हो जाए? देखिए, स्मार्ट सिटी के ऊपर तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। अभी मेरठ का आप हाल देखिए,
अगर अंदर शहर में आप कहीं से भी निकल जाएं तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते थे, झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। झूठ बोलना, झूठ का प्रचार करना, बार बार करना, लगातार करना, ये इनके छोटे बड़े नेताओं का सबका विषय है। लेकिन अगर यहाँ इस मेरठ में जांच करा ली जाए ठीक ढंग से तो इनके सारे नेता 80 से 90% ज़मीनों के अवैध खनन के, सट्टेबाजी में, जीएसटी चोरी में, इन सब में आ जाएंगे। इसके अलावा इनके लोगों का काम कोई जनता के प्रति नहीं है। अस्पतालों में सिफारिश करेंगे तो अस्पताल करेंगे, मरीज की नहीं करेंगे। टेम्पू यूनियनों से उगाही करना, ई रिक्शाओं से उगाही करना, जगह जगह अपने लोग छोड़ देना, ज़मीनों पर कब्जे कर लेना, अवैध कॉलोनियाँ काटना, जीएसटी की चोरी वालों का साथ देना, गाड़ी काट रहे उनका साथ देना, ये इनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम और सगल है। हम सीधे कहना चाहते हैं कि जाँच करानी है तो अपने नेताओं की कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अतुल प्रधान, इन्होंने साफ कहा कि राज्य बने, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ मानी जाती है। लेकिन उससे पहले ये भी देखा जाए कि जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है, जो कई बरसों से, कई दशकों से लगातार बनी हुई है, वो भी पूरी होनी चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।